नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेवेंजिया ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने के लिए सारा दोष इजराइल पर है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट में विनाशकारी नतीजे होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यरूशलेम को इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन ये जानबूझकर बढ़ाया गया, इसलिए इजरायली पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें इजराइल के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर की गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ये कहा। उन्होंने बैठक में कहा कि इजराइल को रुकने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ईरान का समर्थन किया और कहा कि हमें तेहरान के संकेत पर ध्यान देना चाहिए कि वो टकराव को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेवेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान का जमकर समर्थन किया। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में असाधारण संयम रखने के लिए ईरान की तारीफ की और कहा कि वेस्ट के देश ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे ईरान के हमले ने ही सब कुछ शुरू कर दिया हो, जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कहा कि इजराइल पर ईरान का हमला बिना किसी कारण के नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ ही ना हो और हमला कर दिया। रूस ने कहा कि लेबनान, यमन, सीरिया, गजा में जो हुआ उसके जवाब में हमला देखा जाता है। रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका को निशाने पर लिया और अमेरिका पर शांत कूटनीति को आगे बढ़ाकर आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका ने अभी तक गजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इन सब में हमें यही लगता है कि ये मध्यस्थता वार्ता कुछ ऐसी है जिसे वॉशिंगटन अपने साथ ही कर रहा हो। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेवेंजिया से जब सवाल पूछा गया कि क्या ईरान ने इजराइल पर हमला करने से पहले रूस को बताया था, अलर्ट किया था, तो इस पर रूस के प्रतिनिधि ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे पता नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान एक सोवरेन कंट्री यानी संप्रभु देश है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। इसके साथ ही उनसे पूछा गया कि वेस्ट के देश इजराइल को लेकर कहते हैं कि इजराइल को खुद की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ईरान सीरिया को इस अधिकार के लिए नहीं कहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड हर जगह देख रहे हैं, ये भी एक उदाहरण है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले से पहले रूस ने अपनी रजामंदी दी थी? क्या ईरान ने रूस से इसको लेकर सलाह मशवरा किया था? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने जिस दिन इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी उससे एक दिन पहले से रूस के पीएम ईरान में थे। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात भी की थी और ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धोया भी था। सवाल कई हैं। इस बीच रूस ने इजराइल को चेतावनी भी दी है। रूस ने इजराइल से लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि इस हमले से मिडिल ईस्ट में हिंसा और बढ़ जाएगी। रूस ने कहा कि रूस लेबनान पर हमले की कड़ी निंदा करता है और इजरायली अधिकारियों से दुश्मनी को तुरंत बंद करने, लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और मिडिल ईस्ट संघर्ष का समाधान निकालने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस भी युद्ध मैदान में उतरने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक बढ़ाए हैं। रूस ने चेतावनी उससे पहले दी जब इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि हमले के पहले रूस के पीएम ईरान में थे। अब रूस के डिप्टी पीएम और ईरान की लीडरशिप से मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस की भूमिका पर कई सवाल उठाए जाने लगे हैं। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल को नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दावा किया गया है कि ईरानी हमले में नेवाटिम एयरबेस में काफी नुकसान हुआ। नेवाटिम एयरबेस से जुड़े इमेज में साफ दिख रहा है कि ईरानी मिसाइल ने इजराइल पर हमला कर नुकसान पहुंचाया है। ईरानी मिसाइलों की भारी बमबारी के बाद हुए नुकसान की इमेज में देख सकते हैं कि कैसे इमारत के चारों ओर मलबे के बड़े बड़े टुकड़े फैले हुए हैं। वहीं एक इमेज में देख सकते हैं कि कैसे इजराइल ईरानी मिसाइलों से होने वाले नुकसान को छिपाने की कोशिश करता है। इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी में नेवाटिम एयरबेस के ऊपर डिजिटल क्लाउड लगा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बादल वाले इमेज पर लोगों ने तंज भी कसे हैं। लोगों ने कहा कि अमेरिका और इजरायली अधिकारियों का दावा है कि हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के सीधे हमले से बेस को बड़ा नुकसान हुआ और 20 से अधिक जेट लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया गया। लेबनानी सेना के अनुसार जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह इजराइल की सेना पर भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायलियों ने लेबनान के गांव में प्रवेश करने का प्रयास किया और उन्हें हिजबुल्लाह लड़ाकों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
हिजबुल्लाह ने विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जिसमें इजरायली सैनिक हताहत हुए और उनके हेलीकॉप्टर फिलहाल दक्षिण में हैं और उन सैनिकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, जब इजराइल ने यह ज़मीनी कार्रवाई शुरू की तो यही उम्मीद जताई जा रही थी कि हिजबुल्लाह से ज़मीन से सामना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवाई हमलों में वो आगे हैं, लेकिन ज़मीन से अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उसे बॉर्डर पर सैनिकों को लाना होगा और इन गाँव और कस्बों पर कब्जा करने की कोशिश करनी होगी। इस दौरान हिजबुल्लाह खोलकर आएगा। वही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कम से कम हिजबुल्लाह इजरायली पक्ष को हताहत कर रहा है और इजराइल वास्तव में वो लाभ नहीं ले पा रहा है जिसकी उसे उम्मीद थी। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अबू हबीब ने एक दावा किया है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पिछले सप्ताह ही युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। हालांकि उसके बाद उन्हें बेरूत में इजराइल की स्ट्राइक में मार गिराया गया। लेबनान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि नसरल्लाह सीज फायर पर सहमत हो गए थे और लेबनान ने हिजबुल्लाह के साथ बात करने के बाद इस बारे में अमेरिका और फ्रांस को भी जानकारी दे दी थी और उन्होंने हमें बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा जारी किए गए बयान से सहमत थे। इजराइल के विदेश मंत्रालय के पूर्व डायरेक्टर जनरल अलोन लील ने अल जजीरा को बताया कि वो इजरायली सरकार को सलाह देंगे कि वो केवल मिलिट्री ही नहीं बल्कि अपने डिप्लोमेटिक टूल्स के साथ भी काम करना शुरू करे। उन्होंने कहा कि पिछले साल विशेष रूप से लेबनान में पिछले कुछ हफ्तों ने साबित कर दिया है कि हमारे पास एक ठोस और कभी कभी प्रभावी मिलिट्री आर्म है, लेकिन मुझे लगता है ये दूसरे हाथ के बारे में भी सोचने का समय है। लील ने अफसोस जताते हुए कहा कि पिछले साल इजरायली जनता के साथ एक दुखद घटना घटी और यहाँ भावना ये है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, पूरी दुनिया यहूदी विरोधी है, खासकर संयुक्त राष्ट्र। ये एक भयानक गलती थी जिसे पीएम नेतन्याहू ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के समर्थन और सहायता के बिना हालात को स्थिर करने और यहाँ सुरक्षित रूप से रहने में सक्षम नहीं होंगे। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा है कि एक स्वतंत्र फलस्तीन के बिना शांति संभव नहीं है। उन्होंने एशिया सहयोग वार्ता शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में दिए भाषण में कहा कि इसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होनी चाहिए। अल थानी के भाषण को कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साझा किया है। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस कारण से समुद्री मार्ग पर भारतीय कंपनियों को व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा जो पिछले साल से ही प्रभावित चल रहा है। इधर दिल्ली में तुगलक रोड स्थित इजरायली दूतावास के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि इजराइल और ईरान के बीच सीधा संघर्ष इंडियन एक्सपोर्टर के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग लाल सागर को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। बता दें, लाल सागर यानी रेड सी का संकट पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था, जब ईरान समर्थित हूदी विद्रोहियों की ओर से इलाके में व्यापार को बाधित करना शुरू कर दिया गया था। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक चर्चा के दौरान इजराइल ईरान के बढ़ते तनाव पर कहा कि वार्ता और कूटनीति से दोनों देशों के विवाद को सुलझाने के लिए भारत मध्यस्थता के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में पूर्ण युद्ध का रूप लेने का जोखिम है। अमेरिका ने धार्मिक आजादी के मुद्दे को लेकर भारत पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें भारत की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हिंसक हमले होते हैं, धार्मिक अशांति फैलाने के लिए गलत जानकारी दी जाती है। कहा गया है कि यहाँ अल्पसंख्यकों पर भेदभाव वाले कानून थोपे जाते हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन कानूनों के जरिए भारतीय सरकार अल्पसंख्यक समुदायों का दमन कर रही है और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रही है। रिपोर्ट में मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल, CAA, समान नागरिक संहिता यानी UCC, राज्यों में धर्मांतरण का विरोध और गोहत्या विरोधी कानून का जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इन कानूनों का मकसद भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट करना और उन्हें मताधिकार से वंचित रखना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी की हालत 2024 में लगातार बदतर होती जा रही है। खासकर देश में राष्ट्रीय चुनाव होने से पहले और तुरंत बाद के महीनों में लोगों को मारा गया, पीटा गया और लिंचिंग की गई। धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया, घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। ये घटनाएं धार्मिक आज़ादी का गंभीर उल्लंघन है। इसके साथ ही उन कुछ कानूनों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ऐसे कानून लाकर भारत सरकार
धार्मिक समुदायों का दमन कर रही है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में माइनॉरिटी की धार्मिक आजादी को लेकर भारत सरकार को घेरा ही है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को उजागर करता है तो भारत के अधिकारी उन लोगों को उचित प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से हिरासत में ले लेते हैं। जिसको हिरासत में लिया गया है उनमें धार्मिक नेता, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कुछ केसों में उन्हें सालों तक हिरासत में रखा गया। इसके साथ ही CAA NRC को लेकर भी अलग से टिप्पणियां की गई हैं और रिपोर्ट में लिखा गया है कि मानवाधिकार की वकालत करने वाले लोगों का तर्क है कि NRC और CAA मिलकर भारत सरकार को उन लोगों को निष्कासित करने की अनुमति दे देगा जिन्हें वो गैर नागरिक ठहराएंगे। इससे देश की मुस्लिम आबादी के लिए विशेष खतरा पैदा होता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ ही संगठन को राजनीतिक एजेंडे के प्रति पक्षपाती करार दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी आयोग पर हमारे विचार सबको मालूम है, ये राजनीतिक एजेंडे वाला एक पक्षपाती संगठन है। उन्होंने कहा कि ग्रुप तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना जारी रखता है और भारत के बारे में एक प्रेरित कहानी फैलाता है। अधिकारी ने कहा कि हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को खारिज करते हैं। गुरुवार को शेयर मार्केट में फिर से हाहाकार मच गया। निवेशकों के एक दिन में करीब 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सेंसेक्स में 1700 अंक से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में भी मार्केट खुलते ही 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज कर ली गई। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव है। इस तनाव के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और दलित नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। महेंद्रगढ़ के चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में वापसी की। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। कल तक उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन आज वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बता दें, अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें शैलजा के खिलाफ सिरसा से चुनाव मैदान में उतारा था। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अशोक तंवर ने कहा कि आज 5 साल बाद वो वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले ठीक इसी दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वो पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में थे। जो भी हुआ वो इतिहास बन चुका है, जो बीत गई सो बात गई। तंवर ने कहा कि अब वो और पूरी कांग्रेस हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए काम करेगी। बता दें, अशोक तंवर दलित समाज से आते हैं। बीजेपी हरियाणा में उन्हें अपना सबसे बड़ा दलित चेहरा मानती थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और आज शाम को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। प्रचार थमने से पहले सांसद कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दरअसल कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंची और दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। मतदान से पहले कुमारी शैलजा का सोनिया गांधी से मिलना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही थी। वहीं बीजेपी भी कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही थी। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। इसके तहत नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली देगा। ये बिजली भारत के जरिए नेपाल से बांग्लादेश पहुंचेगी। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल में बनने वाली 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को बेची जाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत में अपने हाई कमिश्नर समेत 5 देशों से अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। इन्हें ढाका वापस आने को कहा गया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र से राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले आदेश पर रोक लगाकर जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन को राहत दे दी है। हाई कोर्ट के फैसले में संगठन के खिलाफ आरोपों की पुलिस जांच अनिवार्य थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। दरअसल एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आश्रम ने उनकी 2 बेटियों यानी कि गीता और लता को ब्रेन वॉश कर आश्रम में रखा हुआ है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी जग्गी वासुदेव को लेकर कई कमेंट किए थे।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।